नमस्कार बच्चों। शेखावाटी मिशन 100 राजनीति विज्ञान कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का एक प्रयास मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? शीत युद्ध का दौर अपने पहला पाठ है समकालीन विश्व राजनीति का। शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है। ये अमेरिका और सोवियत रूस सीधे इसमें शामिल नहीं थे। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस क्यूबा से व अमेरिका तुर्की से पीछे हट गया था। निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता? ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनमें से अपन को छांटना है कौन सा नहीं डालता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश। तो वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये इस पे प्रकाश नहीं डालता, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का उद्देश्य नहीं था। नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य गठबंधनों से संबंधित कौन से कथन सही और कौन से गलत है? सही और गलत को छांटना है। गठबंधन के सदस्य देशों का अपने भूभाग में महाशक्तियों के सैन्य अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी था, ये सही है। सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था, ये भी सही है। जब कोई राष्ट्र किसी एवं सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो उसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, ये भी सही है। महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, ये गलत है। नीचे कुछ देशों की सूची दी गई है। प्रत्येक के सामने लिखे कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा हुआ था। पोलैंड किससे जुड़ा हुआ था? सोवियत रूस या साम्यवादी खेमे से जुड़ा था। फ्रांस अमेरिका पूंजीवादी खेमे से जुड़ा था। जापान अमेरिका और पूंजीवादी खेमे से जुड़ा था। नाइजीरिया गुटनिरपेक्ष देशों से था। ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ध्रुवीय देशों के साथ लेकिन शीत युद्ध में अमेरिका के साथ था। तो उत्तर कोरिया सोवियत रूस और साम्यवादी खेमे में था। श्रीलंका गुटनिरपेक्ष आंदोलन से था। ये अपने को साम्यवादी पूंजीवादी और गुटनिरपेक्ष में से छांटे हैं अपन ने। अब सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 1990 में कौन सी घटना हुई, 1962 में कौन सी, 1955 में कौन सी घटना और 1991 में। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? अपन को पता है 1962 में। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1991 में। जैसे ही सोवियत संघ विघटित हो जाता है शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया था। जर्मनी का एकीकरण 1990 में। बगदाद समझौते पे हस्ताक्षर कब हुए थे? 1955 में। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता साल्ट 1 कब और किसके बीच हुई थी? ये 26 मई 1972 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और रूसी राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने मॉस्को में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता साल्ट 1 संधि कब से प्रभावी हुई? ये संधि 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुई। सीमित परमाणु संधि क्या है? सीमित परमाणु संधि पर 5 अगस्त 1963 को अमेरिका ब्रिटेन सोवियत रूस ने मॉस्को में हस्ताक्षर किए थे, वही संधि है ये। सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब प्रभावी हुई? 10 अक्टूबर 1963 से ये संधि प्रभावित हुई। तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब हुई? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 1963 में। सीमित परमाणु परीक्षण संधि का उद्देश्य क्या था? सीमित क्षेत्रों में ही प्रतिबंध लगाना था, ये भी प्रश्न मोस्ट है। इस संधि द्वारा वायुमंडल बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के भीतर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC संधि पर कब और किस समझौते द्वारा हस्ताक्षर किए? ये पुराने पेपरों में आया हुआ प्रश्न है पिछले सालों में। तो 1993 में जिनेवा समझौते के द्वारा केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC संधि। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? इस संधि पर 181 देशों ने। ये प्रश्न भी पिछले एग्जाम में आया हुआ है। नाटो का पूरा नाम लिखिए।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। नाटो की स्थापना कब और किस संधि के द्वारा की गई? 4 अप्रैल 1949 ब्रुसेल संधि द्वारा। नाटो की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 30 है। नाटो का जो 30वां सदस्य देश कौन सा और कब बना? 30 सदस्य देशों की संख्या है तो 30वां कब बना? 2019 में। वार्सा सैनिक संधि संगठन कब और किसके नेतृत्व में? ये भी इम्पोर्टेंट है। 1955 में रूस के नेतृत्व में बना था। रूसी खेमे का सैन्य संगठन है। वार्सा पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं इसे। सैनिक गठबंधन का उद्देश्य क्या था? इस संगठन का मूल उद्देश्य था नाटो में जो शामिल देश थे उनका विरोध करना। वार्सा सैनिक गठबंधन को समाप्त कब किया गया? 1 जुलाई 1991 को यह सैनिक संगठन समाप्त हो गया। सीटो केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई? 1955 में अमेरिका के नेतृत्व में। सेंटो संधि है। सेंटो संधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? केंद्रीय संधि संगठन, ये बगदाद समझौते के नाम से जानते हैं इसको। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। गुटों से अलग रहने की स्वतंत्रता, समानता और न्याय आधारित नीति जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद का विरोध करती है वो गुट निरपेक्षता की नीति है। ये हम मिशन 100 को हल कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास है। एक बेहतरीन प्रयास है। राजस्थान के हर कोने में हर बच्चे तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन से देश हैं, कौन हैं? ये नेताओं के नाम दिए गए हैं। नेहरू, नासिर, मार्शल टिटो, सुकर्णो व एन कुर्मा। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आइवो जीवा की लड़ाई किस गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश? ये पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोवियत रूस के सैनिकों ने राइटिंग बिल्डिंग जर्मनी पर अपना झंडा कब फहराया? 1945 में। क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। क्यूबा मिसाइल संकट महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये घटना कब हुई, कहाँ हुई, इसके क्या परिणाम निकले? क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी थे। अमेरिका ने 1945 में जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। अपने अर्धवार्षिक में आ चुका है। हिरोशिमा शहर और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के शहर पे गिराए गए बम्बों के नाम क्या हैं? लिटिल बॉय और पैटमैन। परमाणु मुक्त समुद्र तल संधि कब हुई थी? 1971 को, जो 19 किलोमीटर समुद्र को छोड़कर न्यूक्लियर और भयानक अस्त्रों के परिसीमन पर प्रतिबंध लगाती है। कोमिन परियोजना है वो क्या है? 1947 में मार्शल योजना के विकल्प के रूप में आई थी ये योजना, कोमिनफॉर्म योजना। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों प्रक्रियाएं हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? शीत युद्ध के दौरान हथियार की होड़ भी हुई और उन पर नियंत्रण भी किया गया। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? अमेरिका और रूस के महाशक्ति बनने की होड़ के कारण तो हथियारों की होड़ बढ़ी, लेकिन जब ये पता चला कि हथियारों की होड़ से विनाश का, ये हथियार हैं ये विनाश का कारण है, इससे एक भय पैदा हो गया था। इससे निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया भी सामने आई, उस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास हुआ। अपरोध का तर्क का क्या अर्थ है? अपरोध जो शब्द है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखें। अगर कोई देश शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब आक्रमण झेलने वाले राष्ट्र के पास आक्रमणकारी राष्ट्र को बर्बाद करने लायक हथियार बच जाते हैं। बाह्य आकाश संधि कब हुई थी? 1966 को। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के मध्य ये संधि हुई थी। मुक्त आकाश संधि 1992 में। मुक्त आकाश संधि 1992। मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या लाभ हुआ?
मार्शल योजना भी याद करें। पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए योजना चलाई गई थी। इन देशों में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता और अव्यवस्था को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनकी आर्थिक हालत खराब हो गई थी, इसलिए इन देशों का पुनर्निर्माण करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। 4 वर्षों में पश्चिमी देशों को $12 अरब की मदद का वचन दिया गया था। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों बना के रखती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति वो कर सके, तेल, खनिज जैसे संसाधन। भू क्षेत्र प्राप्ति के लिए भी ये महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन वहाँ से कर सकें। सैनिक ठिकाने स्थापित करने के लिए, ताकि महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों बनाती हैं। तेल और खनिज प्राप्त करने के लिए, भू क्षेत्र के लिए, ताकि वह अपना हथियार और सेना दोनों का संचालन कर सकें, वहाँ से सैनिक ठिकाने स्थापित कर सकें, वहाँ से जासूसी कर सकें, आर्थिक मदद देकर, ताकि गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्चे वहन करने में मददगार हो सकें। कभी कभी यह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। अपने तर्क के पक्ष में आपको तर्क देना है, वो अपने उत्तर के पक्ष में आपको तर्क देना है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समय रूस क्यूबा से व अमेरिका तुर्की से पीछे हट गया। वियतनाम संकट से उबरने के लिए निक्सन ने सलाहकार हेनरी किसिंजर ने बीजिंग, मॉस्को व न्यूयॉर्क अमेरिका की अनेक गोपनीय यात्राएं की, जिसे सटल डिप्लोमेसी या जो कहते हैं खेल के माध्यम से अमेरिका द्वारा चीन के संबंध में सुधारना पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहलाती है। यानी खेल गतिविधियों के माध्यम से अमेरिका द्वारा चीन से संबंध सुधारने की जो नीति शुरू की गई उसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा गया। शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? गुटनिरपेक्षता की नीति थी। शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति जो विदेश नीति थी वो गुटनिरपेक्षता की थी, यानी स्वतंत्र विदेश नीति वाली थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों में तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तब विकल्प में तीसरी दुनिया के विकास में कैसे मदद की? गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने द्विध्रुवीयता को कैसे चुनौती दी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक कहानी के माध्यम से हमें सब कुछ समझना है। गुटनिरपेक्ष क्या आंदोलन क्या था, ये उस समय क्या भूमिका निभा रहा था, द्विध्रुवीयता को कैसे चुनौती दे रहा था, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, भारत की तरफ से इसमें संस्थापक कौन था। तीसरी दुनिया देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर दोनों महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त कर अपना विकास किया। तीसरी दुनिया के देश आपको पता है भारत जैसे देश थे, विकासशील देश थे, अल्प विकसित देश थे, जो उसी समय दूसरे विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 के समय। उस समय ये जो देश थे वो स्वतंत्र हुए थे, तो नव स्वतंत्र देश थे, अल्प विकसित थे, विकास करना चाह रहे थे, तो विकासशील देश थे। ये दोनों महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया के देशों ने इस मंच से आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर अपना विकास किया। कूटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। अपने पक्ष में आप तर्क दें, क्या ये अप्रासंगिक हो गया या अपने आप को तर्क देना है? 1962 चीन आक्रमण के समय श्रीलंका को छोड़कर किसी गुटनिरपेक्ष देश ने चीनी आक्रमण का विरोध नहीं किया। अगस्त 1971 में भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने सुझाव पर भारत रूस के मध्य की गई शांति, मित्रता और सहयोग की संधि हुई। 1983 गुटनिरपेक्षता का 7वां सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान में रूस की सेनाओं के प्रवेश की आलोचना नहीं की तथा भारत ने तटस्थता की नीति का परिचय दिया। अफगानिस्तान में जब रूस की सेना ने प्रवेश किया तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? 1989 में, 79 में। तो भारत ने कोई आलोचना नहीं की।
तो दिखाता है कि भारत तटस्थता की नीति का पालन कर रहा है। शीत युद्ध क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होते भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी, अर्थात दोनों महाशक्तियां सैनिक संगठनों विचारधाराओं के बीच वैचारिक द्वंद्व को शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध के कारण बताने अपन को 5 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक भाषण दिया था, जो फुलटन भाषण के नाम से प्रसिद्ध है। तो फुलटन भाषण शीत युद्ध का प्रमुख कारण बना। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न शीत युद्ध का कारण बना। अणु बम का आविष्कार कर लिया था। युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर था। शक्ति संघर्ष था। दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे का विरोधी प्रचार अभियान चला रखा था। दोनों ने सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किया जा रहा था। ईरान से सोवियत सेना का नहीं हटाया जाना भी इसका एक प्रमुख कारण था। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा तुर्की पर दबाव। शीत युद्ध का अर्थ बताते हुए कम से कम 2 कारण शीत युद्ध के आपको पता होने चाहिए। शीत युद्ध का अर्थ बताते हुए इस दौरान गठित सैन्य संगठनों के नाम बताएं। शीत युद्ध का अर्थ अपन ने जान लिया पीछे, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, एक विचारधारा का युद्ध था महाशक्तियों के बीच। तो इस समय कौन कौन से शक्ति संगठन बने थे? नाटो, जिसने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसका नाम है, 4 अप्रैल 1949 को ये बना था। सीटो, सेंटो, तो सीटो बना 1954 में, सेंटो बना 1955 में, वार्सा पैक्ट 1955 में जो सोवियत संघ के नेतृत्व वाला है, नाटो का विरोध करने के लिए 1955 में बना था। गुट निरपेक्ष, इनकी साल आपको याद रखनी है। गुट निरपेक्षता की जो नीति है उससे भारत को मिलने वाले 2 लाभ बताने। गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। अथवा में प्रश्न है तो बताना है कि कौन सा लाभ हुआ। भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रखा। भारत ने उपनिवेशों के चुगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने से पुरजोर विरोध किया। खुद भी दूर रहा महाशक्तियों के सैन्य संगठन से, और अन्य जो नव उपनिवेशी देश थे जो उसी समय स्वतंत्र हुए थे उनको भी उन सैन्य संगठनों में जाने से रोका। क्यूबा मिसाइल संकट का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट कीजिए। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सन 1900 फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवाद की स्थापना 1958 में। सन 1958 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवाद की स्थापना होती है। तो क्यूबा किस प्रकार की विचारधारा वाला देश था? साम्यवादी विचारधारा का देश था। सन 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न कर दे। इस कारण से सन 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी और अपना सैनिक अड्डा भी स्थापित कर लिया। अब इस घटना का पता अमेरिका को जब चला तो अमेरिका ने अपनी संप्रभुता पर खतरा माना और अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने क्यूबा की नाकेबंदी करवा दी और सोवियत संघ को चेतावनी दी कि या तो सोवियत संघ क्यूबा से अपने सैनिक अड्डे को हटा ले या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो पूरे विश्व को ये लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा। इसलिए इस क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। इसके बाद सोवियत नेता क्रुश्चेव ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्यूबा से अपने सैनिक जो अड्डा था वो हटाने पर सहमत हो गए। इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था जो कि तीसरा विश्व युद्ध का कारण बन सकता था। कैनेडी ने क्रुश्चेव के इस निर्णय को एक महान राजनेता का निर्णय कहा। अब नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पाठ है 2 ध्रुवीयता का अंत। हमने पहले पाठ के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लिए हैं। दूसरा हमारा पाठ है द्विध्रुवीयता का अंत। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न कौन सा कथन गलत है? तो जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो सोवियत संघ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जनता को आर्थिक आज़ादी हो, क्योंकि वहाँ जनता को किसी प्रकार की आर्थिक आज़ादी नहीं थी, क्योंकि वह एक साम्यवादी देश था समाजवादी विचारधारा पे। 1991 में रूस बिखराव के बाद शोक थेरेपी द्वारा मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। तो प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है कि शोक थेरेपी क्या है, ये कब अस्तित्व में आई, इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? तो मुक्त अर्थव्यवस्था था।
निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बर्लिन की दीवार का पतन कब हुआ, यानी गिराई कब गई। रूसी क्रांति कब हुई। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप कब हुआ। तो ये साल हमें याद होंगे तो हम मिला लेंगे। बर्लिन की दीवार का पतन कब हुआ, ये नवंबर 1989 में। सोवियत संघ बर्लिन की दीवार का पतन हुआ 9 नवंबर 1989 को। रूसी क्रांति 1917 को, जो कि बहुत पहले की घटना है। सोवियत संघ का विघटन हमें पता है कि दिसंबर 1991 में हुआ। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1989 में हुआ। तो हम कैसे मिलाएंगे, रूसी क्रांति सबसे पहले हुई, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप उसके बाद की घटना है। उसके बाद की घटना बर्लिन की दीवार का पतन है, और सबसे बाद की घटना है वो सोवियत संघ का विघटन है। तो इसके लिए इसको सही से हम मिला सकें, इसके लिए क्या करना होगा कि ये साल हमें याद होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, या तो इनमें से किसी भी घटना की साल पूछ ली जाएगी, या इनको मिलान वाला पूछ लिया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। नहीं वाला पूछना, अपन को बताना है। मध्य पूर्व में संकट सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है कि इसके कारण ये परिणाम हुआ हो। निम्नलिखित में मेल बैठाइए। मिखाइल गोर्बाचोव, शॉक थेरेपी, रूस, बोरिस येल्त्सिन, वारसा जो सैन्य संगठन था, इनका आपको मेल बिठाना है। तो सुधारों की शुरुआत किसने की थी, मिखाइल गोर्बाचोव ने की। आर्थिक पुनर्निर्माण की नीति के कारण उनकी जो नीति थी ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लास्नोस्त को खुलापन कहते हैं, पेरेस्ट्रोइका जो कि आर्थिक पुनर्निर्माण कहते हैं। शॉक थेरेपी जो एक आर्थिक मॉडल था, जिसमें IMF और विश्व बैंक का आर्थिक मॉडल, जिसमें आघात पहुंचा के इलाज करना होता है, ये शॉक थेरेपी थी जो अपन ने पीछे पढ़ ली, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो बोरिस येल्त्सिन जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश था वो रूस था, तो रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने। वारसा जो एक सैन्य संगठन था 1955 में बना, जो नाटो का मुकाबला करने के लिए बना था, और ये 1 जुलाई 1991 को समाप्त भी हो गया। नाटो एक ऐसा सैन्य संगठन है जो शीत युद्ध के दौरान बना था और आज तक भी बना हुआ है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पे आधारित थी, साम्यवादी विचारधारा पे। सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचोव थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए देशों ने कौन सा संगठन बनाया, राष्ट्रकुल CIS नाम का एक संगठन बनाया। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए देश, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए कितने देश राष्ट्रकुल में सम्मिलित हुए थे, 15 देश सोवियत संघ से विघटित हुए, लेकिन 11 देशों ने ही बनाया। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये सोवियत संघ किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया था, ये 1922 में बना था। 15 राज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना, बोरिस येल्त्सिन बना थे प्रथम रूसी राष्ट्रपति। अभी भी ऊपर बता दिया आपको। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन का नाम वारसा था, जो 1989 में गोर्बाचोव की घोषणा के वारसा के देश अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करें, ये घोषणा की थी गोर्बाचोव ने, जो 1 जुलाई 1991 से इसे समाप्त कर दिया गया। किस पार्टी का सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी, एक साम्यवादी पार्टी थी, उसी का दबदबा था। किसने 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत की, मिखाइल गोर्बाचोव, जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना था। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, बर्लिन की दीवार का गिरना, जो 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी बर्लिन की दीवार। सोवियत रूस में मेनशेविक क्रांति कब हुई थी, 1917 में। ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है, बर्लिन की दीवार वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
मिखाइल गोर्बाचोव के सुधार आपको अच्छे से याद करने हैं। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अक्टूबर 1917 को सोवियत गणराज्य में समाजवादी क्रांति हुई जो पूंजीवाद के विरुद्ध थी। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? भूमि, रोटी व शांति। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का उद्देश्य क्या था? नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना और मिल्कियत और प्रमुख रूप से राज्य का अधिकार स्थापित करना। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वह शासन प्रणाली जो निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज में समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए राज्य और साम्यवादी पार्टी को प्राथमिकता देती है। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल और विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं होती। एक अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध रूप से राज्य के नियंत्रण में आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। ये थी सोवियत प्रणाली, इसे भी याद कर लें। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषता देनी है। सोवियत अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता बताइए। या तो इसे पूंजीवाद से अलग करने के लिए पूछ लेंगे या सोवियत अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछ लेंगे, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। सोवियत अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की संपदा पर मिलिकियत या अधिकार राज्य के पास होता है। पूरा जो अधिकार है, पूर्ण नियंत्रण राज्य का होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह अधिकार पूंजीपतियों के पास होता है। सोवियत अर्थव्यवस्था लोक कल्याण के लिए कार्य करती है या उस पर आधारित होती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप की नीति पर आधारित होती है। सोवियत अर्थव्यवस्था में नौकरशाही का शिकंजा कसे होने के कारण इसका स्वयं में सत्तावादी था, यानी इसका जो स्वरूप था वो सत्तावादी था, नौकरशाही के शिकंजा कसे होने के कारण। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है जिसमें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधारों के लिए बाध्य हुए? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 70 वर्षों के कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के कारण प्रशासन की गति अवरुद्ध हो गई थी। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था तथा अपनी गलती सुधारने में व्यवस्थाएं असक्षम हो रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को जनता से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, अतः आम नागरिक अलग थलग पड़ गए थे। सोवियत संघ की विशालता के बाद भी सत्ता केंद्रीकृत थी, जिससे पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। इन कारणों से गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हो गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधारों के लिए बाध्य कैसे हुए, क्या कौन से कारण थे? भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ का विघटन के क्या परिणाम हुए, ये भी याद कर लें। सोवियत संघ विघटन से भारत मित्र विहीन हो गया था। एक सोवियत संघ से भारत की स्वाभाविक मित्रता थी। सोवियत संघ विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति और आर्थिक नीति दोनों का पुनरावलोकन करना पड़ा। हमने LPG को अपनाया, उदारीकरण 1991 में। हमें विदेश नीति में भी चेंज किया। भारत ने अपनी विदेश नीति में पूर्व की ओर देखो और अपनी आर्थिक नीतियों में उदारीकरण की नीति को अपनाए। शोक थेरेपी क्या थी, जो मैंने पीछे बता दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है शोक थेरेपी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतरीन तरीका था? शोक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना विश्व बैंक और IMF द्वारा निर्देशित मॉडल था, जिसमें साम्यवादी व्यवस्था का समापन कर वहां निजी स्वामित्व व्यवस्था को अपनाया गया, यानी उदारीकरण को अपनाया गया। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। इस मॉडल के तहत हर देश को पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मुड़ना था। सोवियत संघ के हर दौर की संरचना से निजात पाना था। इस मॉडल के अनुसार मिलिकियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, यानी पहले जो राज्य के नियंत्रण में था सब कुछ, वह अब निजी स्वामित्व में दिया जा रहा था, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में ये मैंने बता दिया कि राज्य के नियंत्रण में था। शोक थेरेपी के कारण व्यवस्थाओं में बाहरी व्यवस्थाओं की ओर रुझान बदल गए। शोक थेरेपी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही देश का विकास किया जा सकता है, अतः प्रत्येक राष्ट्र को मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी था। ये इसमें किया गया। शोक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?
रूस में शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? तो शॉक थेरेपी पे किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा बड़ा, 1 नंबर 2 नंबर वाला। रूस बिखराव के बाद 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई तथा जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। ये कदम उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। सोवियत संघ विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ध्यान देना चाहिए। फोस्टर डलेस ने कहा। उनके अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो स्थायी मित्र हैं और न ही कोई स्थायी शत्रु है। एक राष्ट्र के हित ही स्थायी हैं, उसके हित ही सर्वोपरि होते हैं। अतः भारत को अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए अमेरिका से दोस्ती कर लेनी चाहिए और उससे अधिक घनिष्ठता कर लेनी चाहिए। अतः अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए? जो भारतीय विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के रूप में देखते हैं, उनका मानना है कि भारत को वाशिंगटन से दूरी रखनी चाहिए तथा अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहिए। कुछ भारतीय विद्वानों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व का भारत को फायदा उठा लेना चाहिए। भारत को अमेरिकी विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि भारत को अपनी विकासशील देशों का गठबंधन बनाना चाहिए ताकि भारत अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करने में सक्षम हो सके। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के संबंध इतने जटिल हैं जिनके एक पक्ष पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अतः एक रणनीति के तहत अमेरिका के साथ भारत को समुचित मेलजोल तैयार करना होगा। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए 2 प्रकार की रणनीति का सहारा लिया जा सकता है। ब्रेड बैगन रणनीति। ये कौन सी नीति होती है? छुपा ले की नीति। ब्रेड बैगन नीति कौन सी है? जैसा कहीं यार पीठ तैसी कीजिए, यानी सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए फायदा उठाना उचित रणनीति होती है। ब्रेड बैगन थ्योरी रैंडल वेहन ने दी थी। छुपा लेने की रणनीति, बेवजह क्रोध से बचना, सबसे ताकतवर देश से यथासंभव दूर रहना, ये 2 नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किन बातों के कारण गर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? सोवियत संघ के विघटन के कारण ये बताने अपन को। सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। ये सोवियत संघ के पतन का कारण बनी। दूसरा जो कारण है, सोवियत व्यवस्था कमज़ोर होने का एक कारण सोवियत संघ ने अपने संसाधनों को परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगा दिया था, इसलिए उसकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई थी। पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी, जिससे वे अपनी राज व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के बीच तुलना कर पा रहे थे। तो ये इनके प्रमुख कारण थे सोवियत संघ के विघटन के। चौथा जो कारण था वो था कम्युनिस्ट पार्टी का, जो 70 साल तक सोवियत संघ पर शासन करती आ रही थी, लेकिन अब ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही और भ्रष्टाचार में लिप्त थी। तो राज व्यवस्था अपनी गलतियां सुधारने में असक्षम हो गई और शासन व्यवस्था में खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा थी इनकी, और देश में विशालता के बावजूद भी सत्ता का केंद्रीकरण बनाए रखना चाहती थी। सब कुछ पार्टी के ही नियंत्रण में था। व्यवस्था में सबसे बुरी जो बात थी वो पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिसके कारण जनता में नाराजगी थी। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए? अब सोवियत विघटन के कारण देख लिए हमने, परिणाम देखने हैं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के परिणाम विश्व राजनीति में मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। सोवियत संघ विघटन के परिणाम, शीत युद्ध के जो दौर में संघर्ष था वो समाप्त हो गया और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, क्योंकि जब 2 सैन्य संगठन बने हुए थे, दोनों में तनाव था। अब उदारवादी लोकतंत्र की धारणा ने का एक अलग रूप उभर कर सामने आया। सोवियत खेमे का जो अर्थ है, एक नए देशों का उदय हुआ।
समकालीन दक्षिणी एशिया तीसरा पाठ है अपना। निम्न में से कौन सा देश दक्षिणी एशिया का अंग नहीं माना जाता है? दक्षिणी एशिया जैसे कि भारत, मालदीव, चीन, भूटान, इसमें चीन दक्षिणी एशिया का अंग नहीं माना जाता है। श्रीलंका के लोकतंत्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। निम्न में से कौन सी कठिन चुनौती थी? श्रीलंका के लोकतंत्र के बारे में है। जातीय संघर्ष जो हम पढ़ते हैं वहाँ CLE और तमिलों के बीच। दक्षिणी एशिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? दक्षिणी एशिया के बारे में गलत कथन, दक्षिणी एशिया में केवल एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी देश में लोकतंत्र है तो किसी में अलग अलग शासन व्यवस्था रही है। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। इम्पोर्टेंट पर्सन है। लिट्टे संगठन की मुख्य मांग क्या थी? श्रीलंका के तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र का गठन किया जाए, ये इनकी मुख्य मांग थी। राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह व अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण किस देश में बना हुआ है? नेपाल में। कभी यहाँ राजतंत्र, कभी लोकतंत्र, तो कभी अतिवादियों का संघर्ष चलता रहता है। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? नेपाल और भूटान है। चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए देश नेपाल, भूटान। दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने सबसे पहले दक्षिणी एशिया के देशों में उदारीकरण को अपनाया था। भारत ने 1991 में अपनाया था। सैन्य और लोकतंत्र समर्थित समूह के बीच सेना ने हमेशा बाजी मारी। वह देश कौन सा है? पाकिस्तान। जैसा कि हमें पता है लोकतंत्र में वहाँ लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता, वहाँ सेना की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। दक्षिणी एशिया के देश में अवस्थित वह देश जिसकी सीमा दक्षिणी एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है? भारत। पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण कब और किस स्थान पर किए गए? 28 मई 1998 को चेंगाई की पहाड़ियों में। सरक्रीक सीमा विवाद किन देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। कच्छ का जो रण है गुजरात के पास, वह विवाद का क्षेत्र है। इसमें सरक्रीक सीमा विवाद भारत पाकिस्तान के बीच। भूटान की राज व्यवस्था के बारे में लिखिए। भूटान में अब भी राजतंत्र है, लेकिन वहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत की। तो भूटान में राजा का शासन है, लेकिन बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। वह देश जिसमें शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, लेकिन अब वहाँ गणतंत्र है। मालदीव में 1968 में गणतंत्र बना। मालदीव कब गणतंत्र बना? 1968 में। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी व्यवस्था के ऋण के कारण किस देश की गरीबी कम करने में मदद मिली? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में वह हिमालय देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, जो हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। भूटान, जो अभी भूटान के ऊपर हमने बात की, वहाँ आज भी राजतंत्र है, लेकिन बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए वो प्रयासरत। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका प्रमुख है? 1983 के बाद उग्र तमिल जो संगठन लिट्टे है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो सरकार के साथ संघर्षरत रहता है। श्रीलंका का जातीय संघर्ष महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिणी एशिया के कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन। पाकिस्तान और बांग्लादेश में। नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनाया गया? 2008 में। लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनाया गया? 2008 में। ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय कब हुआ? अगस्त 1947। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? 1948। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका किस वर्ष किया? 1972 में। शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सीटो में पाकिस्तान किस वर्ष शामिल हुआ? 1954 में। ये संगठन बना भी 1954 में था, तो पाकिस्तान उसी साल शामिल हो गया था। शीत युद्ध काल में एक सैनिक संगठन बना हुआ था, जिसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय सैनिक संगठन यानी सेंटो। उसमें 1955 में ये बना भी 1955 में था।
भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर। 1960 में भारत और पाकिस्तान की ओर से सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से थे राष्ट्रपति अयूब खां। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता से संपन्न हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता। अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया? सार्क का 14वां सम्मेलन चला था, उसमें इसको सदस्य बनाया गया 2005 में। यहाँ 7 लिखा हुआ है। भारत और चीन के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 में। भारत और चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत और चीन युद्ध के समय चीन का राष्ट्रपति कौन था? माओ त्से-तुंग। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव कब रखा? 1966 में। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है 10 जनवरी 1966 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खां। भारत पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ? रूसी राष्ट्रपति कोसिगिन की मध्यस्थता से। भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए? 1971 में। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था, वहाँ उसमें नहीं था। मैं आपको बता दूं, भारत सोवियत संघ ने 20 सालों की एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1971 में। भारत पाक युद्ध कब और किससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ? दिसंबर 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब संपन्न हुआ? 3 जुलाई 1972 को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1972 में हुआ। ये मिलान वाले में भी आ सकते हैं, ये साल आपको याद हो। ताशकंद समझौता पहले हुआ, शिमला समझौता बाद में हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो पाकिस्तान की ओर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। मेहनत करिए, लगे रहिए, अपने 95+ का लक्ष्य रखिए। राजनीति विज्ञान में 90+ का लक्ष्य बनाएंगे तो 90 नंबर आपके पक्के हैं। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? प्रथम परमाणु परीक्षण 28 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को, वही पोखरण जैसलमेर में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत द्वारा किए गए दूसरे परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया? ऑपरेशन शक्ति। दक्षेस के पहले सम्मेलन में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस की घोषणा पर हस्ताक्षर कब किए? दिसंबर 1985 में। तो पूछा जा सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने का एक समझौता हुआ, वो कब हुआ? 1988 में। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान कब हुआ? 1987 में श्रीलंका में भेजी गई अपनी सेना, और 1990 में वीपी सिंह के समय से वापस बुला लिया गया। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में किस समझौते के तहत हुए? 1987 में राजीव जयवर्धने के नाम से जाना जाने वाला यह समझौता 1987 में हुआ, जिसके तहत श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई। वीपी सिंह ने 1990 में से वापस बुलाया। मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ सेना कब भेजी? 1988 में। श्रीलंका में भेजी गई सेना मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, राजीव जयवर्धने समझौता। इसे अच्छी तरह से याद कर लें। शांति सेना कब भेजी? 1987 में। यह समझौता किस नाम से जाना जाता है? राजीव जयवर्धने समझौता।
राजीव जयवर्धने समझौता। फरक्का संधि क्या है? गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले को भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में फरक्का संधि पर समझौता हुआ। तो पूछा जा सकता है फरक्का संधि का किससे संबंध है? भारत और बांग्लादेश से। साफ्टा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, दक्षिणी एशिया वरीयता व्यापार संधि है साफ्टा। सार्क के 7 सदस्यों में 1993 में हुआ समझौता, 1995 में प्रभावी हुआ। तो साफ्टा और साफ्टा इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, साल पूछे या नहीं पूछे। साफ्टा को पता हो दक्षिणी एशिया वरीयता व्यापार संधि है, साफ्टा मुक्त व्यापार संधि है। साफ्टा दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार संधि सार्क के 12वें सम्मेलन में फरवरी 2004 में समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयाँ हैं? वहाँ सेना और ISI व धर्मगुरुओं का गठजोड़ रहता है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है। ये वहाँ लोकतंत्रीकरण में मुख्य बाधाएं हैं। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? नेपाल में कभी लोकतंत्र तो कभी राजतंत्र, कभी ऐसे शासन व्यवस्था रही है। तो 2006 में कैसे सफल हुए? 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन के प्रदर्शन हुए। जिससे बाध्य होकर नेपाल के राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने अप्रैल 2002 में भंग संसद को बहाल कर दिया था। नेपाल में एक नए संविधान सभा बनी। इस सभा ने नेपाल के राजा को अलंकारिक कार्यों अर्थों में राजा को पद बना दिया। ऐसे दो मामले बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश पर सहयोग व आपसी मतभेद है। आपसी सहयोग और मतभेद दोनों। आपसी सहयोग के बिंदु बताने पहले। सार्क, बिम्स्टेक, बस डिप्लोमेसी, रोहिंग्या शरणार्थी, भूमि समझौता 2015। आपसी मतभेद के बिंदु बताने हैं। पहले हमने सहयोग के बिंदु देख लिए। तिस्ता नदी जल विवाद, न्यूमूर द्वीप समूह, मुर्री नदी विवाद, पीर दावह की घटना, फैंसी डील तस्करी विवाद, चकमा शरणार्थी, ये सब विवाद के बिंदु हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं? आर्थिक सहायता देकर, सैन्य अड्डे किराए पर लेकर, हथियारों की सप्लाई करके इन देशों में आपसी टकराव पैदा करना, विचारधारा के आधार पर सैन्य गठबंधनों का गठन करके इनका सदस्य बनाना। दक्षिणी एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की क्या भूमिका है? आपसी सहयोग और व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाना तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना सार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। सार्क की स्थापना, सार्क के उद्देश्य, सार्क के देशों, कितने देश प्रारंभ में थे, अब वर्तमान में कौन है? दक्षिणी एशिया पद का इस्तेमाल 7 देशों के लिए किया जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों के नाम बताने हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पर सैनिक शासन की स्थापना की। जनरल अयूब खां और जनरल याहिया खां, ये सैनिक शासन रहे हैं। जनरल जिया उल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये सैनिक शासक हैं जो वहाँ शासन किया इन्होंने। मालदीव की शासन व्यवस्था और राज व्यवस्था के बारे में बताना है। मालदीव जो एक सार्क का सदस्य देश है। मालदीव एक द्वीपीय देश भी है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन यानी सुल्तान का शासन हुआ करता था। 1968 में गणतंत्र बना। तो ये पूछा जा सकता है कि ये गणतंत्र कब बना? 1968 में बना और वहाँ शासन की अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थापित हुई। ये पुराने पेपरों में पूछा गया है 1968 में गणतंत्र कब बना। जून 2005 में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के लिए एक मतदान किया। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें MDP जिसका नाम है, जिसका राजनीतिक मामलों में दबदबा रहता है। 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न होने के कारण वही पीछे प्रश्न आया हुआ अपना, पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाता?
पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न हो पाने के कारण बताने अपन को। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा रहता है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हो जाता है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने के कारण मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध क्यों और किस कारण से किया? पूर्वी पाकिस्तान वो जो बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बंगाली संस्कृति और भाषा के स्थान पर उर्दू भाषा को लादने के कारण और दुर्व्यवहार के कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया था और पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी नीति के कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी। श्रीलंका की तमिल समस्या क्या है? टिप्पणी लिखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। पाकिस्तान में तमिल समस्या क्या है? टिप्पणी लिखनी है। आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सियाली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाले का दबदबा रहा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आवासी एक अल्पसंख्यक तमिल आबादी के खिलाफ हैं। सियाली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए और उन्हें ना ही कोई अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सियाली लोगों का देश है। ये ऐसा इन बहुसंख्यक लोगों का मानना है, सियाली लोगों का मानना है। सियाली लोगों और श्रीलंका की सरकार द्वारा तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव एवं उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। इस कारण से श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन तमिल लिबरेशन टाइगर लिट्टे, श्रीलंका सेना के लिट्टे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। लिट्टे याद कर लें। श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है और ये संगठन तमिल ईलम जो है ये श्रीलंका के तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग करता है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। अब हमारा पाठ चौथा है, अध्याय 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पॉजिटिव रहें, प्रयास करें, लक्ष्य का पीछा करें। जब तक लक्ष्य ना मिल जाए बैठे नहीं, बढ़ते रहें। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए है, नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए है। ये कथन किसका था? डैंग हैमरशोल्ड का, जो दूसरे महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? डैंग हैमरशोल्ड। IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF के कितने सदस्य हैं? 189। IMF में सर्वाधिक मताधिकार किस देश के पास है? अमेरिका के पास है, जो कि 16.52% मताधिकार के साथ है। G7 के सदस्य देशों के नाम बताने हैं। ये विकसित देश हैं: जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। विकसित देशों का ग्रुप है G7। IMF में भारत का कितने प्रतिशत मताधिकार है? 2.64%। IMF का मुख्य कार्य क्या है? ये संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? 51। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य याद होने चाहिए। वर्तमान में कितने हैं? 193। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, मूल सदस्य है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब भारत इसका सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी संगठन कौन सा था? राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये भी लगा लें आप। इस संयुक्त जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में किन देशों के पास विशेषाधिकार की शक्ति है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ये शक्ति है, वीटो पावर, विशेषाधिकार। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? जो अस्थायी सदस्य देश हैं उसका 2 वर्ष के लिए होता है। स्थायी हैं वो तो हमेशा के लिए हैं, उनका तो क्या निर्वाचन होगा। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए। महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने राष्ट्र हैं? 193। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसे भी आप लगा लें। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कोई राष्ट्र अधिकतम कितने सदस्य भेज सकता है? 5 प्रतिनिधि। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव होता है आम सभा यानी महासभा और सुरक्षा परिषद के पूर्ण बहुमत द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? इम्पोर्टेंट पर्सन है, महासचिव। महासचिव का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिकता प्रणाली के अंतर्गत आने वाले अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी जो 1 नवंबर 1994 को आज़ाद हो गए वो देश है पलाऊ। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं बची वह न्यास परिषद। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? 54। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है वर्तमान में? मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी वो डेग हैमरशोल्ड, जो पीछे उनकी एक कोट आई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वे महासचिव जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था डेग हैमरशोल्ड को। संयुक्त राष्ट्र संघ के वे महासचिव जिन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट तैयार की थी बुतरस घाली। संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान किस देश ने दिया? किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 22% है। सर्वाधिक सालाना बजट है इनका। संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में भारत का योगदान 0.8%। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा रहा है? सोवियत संघ, जो कि उस समय शीत युद्ध का कारण बना था। उसमें भी हमने पढ़ा है कि सोवियत संघ का बार बार वीटो पावर प्रयोग करना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 47। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 कब की गई? 1965 में, जो पहले 11 थी बढ़ाकर 15 कर दी। सुरक्षा परिषद के कौन से सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है? भारत सुरक्षा परिषद में कौन से सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाह रहा है? स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाह रहा है भारत। आपको ध्यान होना चाहिए, ये उसमें आ सकते हैं, खालिस्तान में भी आ सकते हैं, 1 नंबर वाले में भी आ सकता है। अपने 30% 1 नंबर वाले होंगे जो कि एक महत्वपूर्ण स्कोर करते हैं। अभ्यास करें, लगे रहें, परीक्षा नज़दीक है। आपकी हेल्प के लिए सब तैयार किया जा रहा है। IAEA का पूरा नाम क्या है? क्या इसकी स्थापना कब हुई? IAEA का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी है ये, ऊर्जा एजेंसी, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है।
ह्यूमन राइट वॉच क्या है? ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है जो अमेरिका के नेतृत्व में काम करती है। अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी दोनों सहायताएं उपलब्ध करवाता है।